हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। पार्ट वन में हमने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, पदार्थ की अवस्था क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट वन को देखें, उसके बाद इस पार्ट सेकंड को देखें। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यदि आप इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। अगर कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करें हम, तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरे आपके बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अगर खुली श्रृंखला वाले यौगिकों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके संतृप्त, दूसरे असंतृप्त। और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों की बात करें तो ये होते हैं आपके दो प्रकार के, एक तो समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। अब इन सभी को हम पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए, जिसमें पहला है आपका खुली श्रृंखला वाले यौगिक, यानी कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर खुली श्रृंखला बनाते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिकों में क्या होता है कि आपके कार्बन कार्बन परमाणु जुड़कर कैसी श्रृंखला बनाते हैं? खुली। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये देखो, यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, खुली श्रृंखला में सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 3 कार्बन हैं, वो सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, खुली श्रृंखला में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अगर इनकी बात करें तो इनको एलिफेटिक भी कहा जाता है। किनको खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को एलिफेटिक भी कहा जाता है। फेटिक का मतलब होता है आपका वसा। क्या होता है? वसा। और खुली श्रृंखला वाले यौगिक मैंने अभी बताया था आपको दो प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त, दूसरे असंतृप्त। अगर हम बात करें संतृप्त यौगिकों की, तो इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है। क्या होता है कि जो आपके संतृप्त यौगिक होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य कितने बंध उपस्थित होते हैं? एकल बंध। जैसे कि यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल है, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है? संतृप्त यौगिक का एग्जाम्पल है। ठीक है। दूसरा है आपका असंतृप्त यौगिक। तो इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध हो सकता है। यानी जो आपके असंतृप्त यौगिक हैं वहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध दोनों होते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो कभी आपने ऐसे बना दिया, ऐसे करके बना दिया कभी आपने, तो ये भी आपका असंतृप्त यौगिक है। और कभी आपको ऐसे मिल गया तो ये भी आपका असंतृप्त यौगिक है। कहने का मतलब, अगर कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और त्रिबंध मिलता है तब असंतृप्त यौगिक है, और एकल बंध मिलता है तब क्या है? आपका संतृप्त यौगिक। ठीक है। अभी क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक असंतृप्त है? कौन सा यौगिक असंतृप्त है? तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात करूं मैं तो CH3CN। अब जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बंधा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो आप इसको असंतृप्त यौगिक नहीं बोल सकते, क्योंकि डेफिनेशन के अंतर्गत क्या बोला है कि जो असंतृप्त यौगिक होंगे उनमें कार्बन कार्बन के मध्य ही द्विबंध या ट्रिपल बंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल बंध है वो किसके बीच है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी को देखोगे आप, तो जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखोगे तो आपको कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। और हमने क्या देखा था अभी कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? असंतृप्त यौगिक। क्या बोल देते हैं? असंतृप्त यौगिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और दूसरे यौगिक थे हमारे संरचना के आधार पर बंद श्रृंखला वाले यौगिक। तो इसमें क्या होता है? परमाणु आपस में जुड़कर वलय बनाते हैं। क्या करते हैं? परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं और वलय बना लेते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये दोनों ही क्या बना रहे हैं? आपस में जुड़कर वलय बना रहे हैं, मतलब एक बंद चक्र बना रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है आपका? समचक्रीय। देखो नाम से ही स्पष्ट है, समचक्रीय मतलब समान चक्र होना चाहिए। समान चक्र होने का मतलब जो केवल कार्बन परमाणु से बना हो, तो वलय का निर्माण केवल कार्बन परमाणु से होगा। समचक्रीय यौगिकों में जो वलय का निर्माण है वो किससे होगा? आपके ओनली ऑन कार्बन परमाणु से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कार्बन परमाणु हैं, एक वलय का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कार्बन परमाणु हैं, ये भी एक वलय का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपके समचक्रीय यौगिक
कौन से, समचक्रीय यौगिक। और दूसरी बात करें हम विषम चक्रीय यौगिक, कार्बन के अतिरिक्त वलय में अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं। कार्बन के देखो कार्बन तो होगा ही, लेकिन उसके साथ वलय में अगर अन्य कार्बन परमाणु उपस्थित, अन्य कोई परमाणु उपस्थित है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और अन्य तत्व भी हो सकते हैं, उन यौगिकों को क्या बोलेंगे हम, विषम चक्रीय यौगिक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी उपस्थित है, तो ये कैसा यौगिक है, विषम चक्रीय। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ में जो आपकी ऑक्सीजन है वो उपस्थित है। उसके बाद है आपके एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक कौन से होते हैं, तो चक्रीय यौगिक यानी चक्रीय होते हैं, और जो एलिफेटिक के समान गुण होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जो चक्रीय होते हैं और चक्रीय तो होते हैं लेकिन गुण किसके समान, एलिफेटिक के समान। और एलिफेटिक किसको बोलते हैं हम, खुले श्रृंखला वाले यौगिकों को। तो ऐसे यौगिक जो चक्रीय होते हैं परंतु उनके गुण एलिफेटिक के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं आपको एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक में एरोमा शब्द का मतलब होता है, देखो एरोमेटिक है वो एरोमा से बना है, तो एरोमा का मतलब होता है गंध या स्मेल। तो ऐसे यौगिक जिनमें विशेष गंध होती है उनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक। अब आपसे पूछा गया है कि ये यौगिक दिया गया है आपको, इसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। ठीक है, क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो क्या ये समचक्रीय नहीं है, क्योंकि देखो अगर समचक्रीय होता तो आपके कार्बन होते, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन भी है। क्या ये असंतृप्त है, ये असंतृप्त भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर देखो असंतृप्त होता तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होता। लेकिन यह विषम चक्रीय संतृप्त है, हाँ विषम चक्रीय भी है, देखो क्योंकि इसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, संतृप्त है क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होने का क्या कारण है। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर जो कार्बन की यौगिक हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उनके बहुत अधिक पाए जाने का कारण क्या है। तो पहला कारण तो आपका कार्बन की चतुर संयोजकता है, मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। दूसरा कारण है आपका कार्बन एकल द्विबंध और त्रिबंध बना सकता है। तीसरा कारण है श्रृंखलन का गुण। अब ये क्या है कि तत्व की स्वयं के परमाणु से जुड़कर श्रृंखला या वलय बनाने की योग्यता श्रृंखलन कहलाती है। जो श्रृंखलन क्या है कि तत्व की स्वयं के परमाणु से जुड़कर श्रृंखला या वलय बनाने की योग्यता क्या कहलाती है, श्रृंखलन। ठीक है, अब यह कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है कार्बन में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक, तो छोटा आकार होता है और चतुर संयोजकता होती है, इसकी वजह से इसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ऐसे ही एक ही अणुसूत्र से कई यौगिकों का निर्माण होना समावयवता कहलाती है। मतलब अणुसूत्र समान रहेगा और उसके संरचना अलग अलग बन जाएंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, समावयवता। यानी एक ही अणुसूत्र से कई यौगिकों का निर्माण होना क्या कहलाता है, समावयवता कहलाती है। जैसे कि देखो आप, हमारे पास सूत्र है C4H10। अब एक तो ये आपका संरचना बन गई और एक ये आपकी संरचना बन गई, दोनों दो संरचनाएं बन गई एक ही सूत्र से। इस अब तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे आपस में, समावयवी। क्या बोलेंगे, समावयवी। और इस घटना को क्या बोल देते हैं हम, समावयवता। ऐसे यौगिक जो चक्रीय होते हैं लेकिन खुली श्रृंखला वाले यौगिकों के गुण प्रदर्शित करते हैं कहलाते हैं, अभी बताया था मैंने क्या कहलाते हैं। देखो ऊपर अभी बताया था कि ऐसे यौगिक जो चक्रीय हैं लेकिन एलिफेटिक के समान गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिक के समान गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, उन्हें क्या कह रहे हैं हम, एलिसाइक्लिक। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। ठीक है, अगला है क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियात्मक समूह के आधार पर करें तो ये क्रियात्मक समूह क्या होता है, परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर यौगिक के गुणधर्म निर्भर करें। या तो कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह हो जिस पर यौगिक के गुणधर्म निर्भर करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, क्या कहलाता है वह, क्रियात्मक समूह। अब देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रियात्मक समूह भी है आपके पास और उनका नाम और उनकी संरचना। तो अगर मैं बात करें COOH, ये क्या माइनस नहीं है, इसको आप माइनस नहीं समझिए, फ्री बॉन्ड है, यानी फ्री बंध है जो किसी कार्बन श्रृंखला में जाकर जुड़ेगा। ठीक है, तो COOH को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, उसके बाद SO3H को बोलते हैं हम सल्फोनिक अम्ल, इसकी संरचना इस प्रकार होती है, संरचना आप देख रहे हैं। उसके बाद COO को बोलते हैं हम एस्टर, जिसको संरचना में आपको ऐसा दिखाई देगा।
उसके बाद COCl को बोलते हैं हम एसिल क्लोराइड, संरचना में ये आपको इस तरह से मिलेगा। उसके बाद है CONH2, इसको बोलते हैं हम एमाइड, यह संरचना में आपको इस प्रकार से मिलेगा। उसके बाद है CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, यह संरचना में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद है आपका साइनाइड यानी CN, ये संरचना में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद है CO, इसको बोलते हैं हम कीटोन, यह संरचना में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद है OH, इसको बोलते हैं हम एल्कोहल, यह संरचना में आपको इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका O, इसको बोलते हैं ईथर, यह संरचना में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको। उसके बाद आता है आपका SH, जिसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, यह संरचना में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद है NH2, तो जिसको बोलते हैं हम 1 डिग्री एमीन, यह संरचना में आपको इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका NH, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन, ये आपको संरचना में इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका N, जिसे बोलते हैं हम 3 डिग्री एमीन, यह संरचना में इस प्रकार दिखाई देगा। जैसे आपको ये फ्री बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, उनके चारों तरफ आपके कार्बन जुड़े होंगे। उसके बाद आता है आपका NO2, जिसको बोलते हैं नाइट्रो, यह संरचना में आपको इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद आता है आपका NO, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो, यह संरचना में आपको इस प्रकार दिखाई देगा। उसके बाद 2 बंद होते हैं तब उनको बोलते हैं एल्कीन, तो ये आपको सीधे सीधे दी जाएंगे श्रृंखला के अंदर। और 3 बंद होते हैं तब उसको बोलते हैं हम एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड होता है तब बोलते हैं उसको एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। उसके बाद आता है आपका कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन। सबसे पहले बात करें हम सघन संरचना या संघनन सूत्र द्वारा, तो इसमें केवल यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बताई जाती है। संघनन संरचना या संघनन सूत्र द्वारा दर्शाएं, इसमें क्या होता है, केवल यौगिक के परमाणुओं की संख्या बताई जाती है, जैसे कि C4H10, C6H11Cl, C6H5COOH। इस प्रकार इनकी ओनली संरचना नहीं बताई जाएगी, आपको क्या बताई जाएगी, ओनली सूत्र, जो आपके परमाणु हैं उनकी संख्या बताई जाएगी। उसके बाद आते हैं विस्तारित संरचना द्वारा, तो इसमें परमाणुओं के मध्य बंध भी बताया जाता है। विस्तारित संरचना के अंतर्गत परमाणुओं के अंदर जो इतने बंध उपस्थित होते हैं वो बताए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं C4H10, क्या है आपका C4H10। अब देखो ये एक प्रकार का आपका एल्केन है। क्या है? एल्केन है। एल्केन आपने पढ़े होंगे 9th और 10th के अंतर्गत। तो ये एक क्या है आपका, एक प्रकार का एल्केन है। ठीक है, अब एक प्रकार का एल्केन है तो आप देख सकते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। देखो तो यहाँ पर सभी बंध दर्शाए गए हैं, तो विस्तारित संरचना के अंतर्गत आपके सभी बंधों को दर्शाया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके बंध रेखा सूत्र, तो इसमें केवल बंधों द्वारा संरचना बताई जाती है। बंध रेखा सूत्र में क्या किया जाता है, इसमें केवल बंधों द्वारा आपकी संरचना बताई जाती है। क्या बताई जाती है? बंधों द्वारा संरचना बताई जाती है। तो ये देखो, ये आपके डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी कार्बन है, और ये बीच में आपको बंध दिखाई दे रहे हैं, तो बंधों द्वारा संरचना बताई जा रही है। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल बंधों द्वारा संरचना बता रहे हैं। यहाँ पर जो डॉट डॉट गहरे गहरे दिखाई दे रहे हैं या कोने कोने दिखाई दे रहे हैं वो आपके कार्बन है, बाकी के सब वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यानी बॉन्ड है आपके। ठीक है, यौगिक में कितने कार्बन उपस्थित हैं? अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किस यौगिक में कितने कार्बन उपस्थित हैं, तो जितने कोने हैं उतने कार्बन हैं। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितना आंसर क्या है इसका? इस यौगिक के अंतर्गत कितने कार्बन है? 14 कार्बन। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा कार्बन की डिग्री। तो कोई कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ा है उसको कार्बन की डिग्री कहते हैं। कोई कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ा है उसको क्या कहते हैं हम? कार्बन की डिग्री। तो सबसे पहला आता है आपका 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन। तो इस प्रकार का कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस प्रकार जुड़ा हुआ, तो इस दोनों में क्या बोलेंगे, इसको भी हम 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे और इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद है 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन। इस प्रकार का कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है।
के कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा दो से, ठीक है। कितने से जुड़ा होगा? 2 से। अब देखो ये बीच वाला कार्बन है, एक तो इधर भी जुड़ा है, एक इधर भी जुड़ा है, तो ये कितने परमाणुओं से जुड़ा है? 2 कार्बन परमाणु से। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3 डिग्री कार्बन है, तृतीय कार्बन। तो ये कितने परमाणुओं से जुड़ा होगा? 3 परमाणुओं से। कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा? डायरेक्ट ही 3 से। अब बीच वाले कार्बन को देख लो, 1 2 और 3, तीनों से जुड़ा हुआ, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। और ये बाकी के किसी एक से जुड़े हुए हैं, तो इनकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 1। लास्ट आता है आपका कार्बन, 4 डिग्री कार्बन है, चतुर्थ कार्बन। इस प्रकार का कार्बन 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब आप इसको देख सकते हैं, ये बीच वाला कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। यहाँ पर यह आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।